चलिए, चाहे आपका टेंजेंट हो या फिर आपका नॉर्मल हो, हर केस में आपके पास, चाहे हम टेंजेंट को स्टडी करें, मतलब पांचों के पांचों कॉनिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे टेंजेंट को डील कर रहे हो या नॉर्मल को डील कर रहे हो, तीन ही फॉर्म होती है, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और एक स्लोप फॉर्म। वो सारी की सारी हम लोगों ने मैंने आपको बता दी है किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। चलिए, अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इतने दिन से जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, उसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन लेने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, मैं सोच रहा था इसको बाद में बताता, पर चलिए इसको भी देख ही लेते लगे। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट एंड द पावर ऑफ पॉइंट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट एंड पावर ऑफ द पॉइंट। पावर ऑफ द पॉइंट मतलब किसी भी, लेंथ ऑफ द टेंजेंट का मतलब क्या है, कोई आउटर पॉइंट आपको गिवन है, कर्व के बाहर का कोई पॉइंट है आपके पास, इससे डाली गई टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी। अभी कल जब मैंने आपको ज्योमेट्रिकल वे बताई थी आउटर पॉइंट से डाली गई टेंजेंट की इक्वेशन निकालना, कल भी मैंने आपको बात करी थी, या कोई पॉइंट है या आउटर पॉइंट है, इससे आपकी दो टेंजेंट होंगी, इनकी इक्वेशन क्या होंगी। तो जब मैंने सर्कल को इसको डील किया था तब मैंने आपको बताया था कि ये लेंथ जो है इसको आइडेंटिफाई करा जा सकता है, क्योंकि ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट आपको पता है, ये लेंथ आ जाएगी, ये तो रेडियस होती है, तो इसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो सर्कल के बाहर अवेलेबल कोई भी पॉइंट जो होता है उससे आप लेंथ ऑफ टेंजेंट इजीली निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि सर्कल एक सिमेट्रिक शेप है। यहाँ पर एक तो यही चीज है कि ये दोनों लाइन आपकी रेडियस और टेंजेंट ये परपेंडिकुलर हो जाती है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल एक्चुअली बन जाता है आपका। तो उससे इसको इजीली आइडेंटिफाई कराया जा सकता है। इसका फॉर्मूला बहुत इजी फॉर्मूला इसका सेट हो जाता है, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे, है ना। तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है इसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो देख लेते हैं। लेट अ पॉइंट lies outside of circle, say p x1 कॉमा y1। भाई ये पॉइंट है आपका, कोई सर्कल के आउटसाइड लाई करता है, देन लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन बाय the length of the tangent from this point p x1 comma y1 is given by, सबसे इजी फॉर्मूला पूरी ज्योमेट्री में शायद इससे इजी फॉर्मूला नहीं दिखेगा आपको, √S1। ये अब ये S1 का मतलब क्या है, अच्छा हाँ आप बताओ भाई, ये √S1 का मतलब क्या है, ये रूट एस क्या है यहाँ पे, रूट एस क्या है यहाँ पे, रूट तो खैर पता ही है, एस क्या है, और ये लोअर सफिक्स 1 है, इसका मतलब क्या है बताइए। ये एस क्या है, और ये जो लोअर सफिक्स में जो 1 लगा हुआ है, ये 1 क्या है, बताओ भाई। अरे दीनानाथ इधर देखो बेटा, बच्चों का, अच्छा अच्छा, मैंने सर आपने जो है मीटिंग में बंद किया हुआ है माइक सभी का, हाँ अभी माइक चालू है सबके, किसी बच्चे का मैसेज आया है, अनम्यूट सर कीजिए। वो इक्वेशन ऑफ सर्कल है एस। बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। फॉर एवरी एस जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, किसी बच्चे का मैसेज आया है। अच्छा, सिद्धेश ने जवाब दिया इक्वेशन ऑफ सर्कल। सिद्धेश एक बात मेरी याद रखना, मैं सभी बच्चों को, सिद्धेश को बोल रहा हूँ पर ये सभी बच्चों के लिए, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। कभी भी अगर आप ये बोलते हो ना सिद्धेश के कर्व की इक्वेशन s इक्वल टू है, s इक्वल टू 0 है, तो ये हमेशा समथिंग इक्वल टू 0 की फॉर्म में जमाई जाएगी। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अब मैं बोल दूं कि L1 इक्वेशन मेरे पास ये है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये गलत तरीका है। अगर मैं बोलता हूँ ना लाइन की इक्वेशन L1 इक्वल टू 0 है, तो मेरा अब यहाँ पर एक ड्यूटी क्या है कि इसको समथिंग इक्वल टू 0 की फॉर्म में जमाइए, y माइनस एम एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। ये तरीका होता है, ये ज्योमेट्री का तरीका है कर्व को रिप्रेजेंट करने का। तो अगर आप बोलते हो ना कि समथिंग कर्व इज एस इक्वल टू 0, तो समथिंग इक्वल टू 0 होता है,
ये वेरिएबल इक्वल टू मतलब वेरिएबल पार्ट इक्वल टू वेरिएबल पार्ट नहीं होता, लाइक एलएचएस इक्वल टू आरएचएस की फॉर्म में नहीं जमाते उसको। बच्चे का मैसेज आया किसी का, द थिंग वी गेट द सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x1 एंड y1। यस, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। कोई बच्चे का नाम है अमूल्य, अमूल्य ने बोला है, बिल्कुल सही बोला अमूल्य ने। S1 यही है, और S1 का मतलब आपका होता है S P x1 y1। एक्चुअली अमूल्य लिखना इसको ऐसे ही चाहिए था, मगर क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में फास्ट मतलब रनिंग हैंड में लिखा जाता है तो उसको S1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। यही अगर मैं बोल दूंगा S2 तो S2 का मतलब होगा कोई पॉइंट P x2 y2। और ये यही नहीं, ये हर जगह चलेगा। आगे जाकर के आप पैराबोला पढ़ेंगे ना, तो पैराबोला में भी S1 और S2 इस तरीके से काउंट किए जाते हैं। चलिए खैर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c एज इट इज, और रूट इसको लग जाएगा तो आप पता ही है आपको। ये तो आपका होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड पावर ऑफ पॉइंट। ये मैं कई बार क्लास में भी बता चुका हूं कि किसी भी क्लोज्ड लूप के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट की पावर आपका किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, क्या होता है? अमूल्य आप बताएं, बोल सकते हैं, आपका माइक चालू है, बोलो अमूल्य। किसी भी क्लोज्ड लूप के रेस्पेक्ट में, मैंने लूप को क्लोज बोला है, इसके रेस्पेक्ट में आपका, खैर लूप ओपन भी चलेगा जैसे हाइपरबोला में भी होता है ना। चलिए आप बताइए, किसी भी जैसे कॉनिक के रेस्पेक्ट में पॉइंट की जो पावर होती है वो क्या होता है? पावर ऑफ पॉइंट गिवन बाय, नहीं, पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है? देखिए, सर्कल के रेस्पेक्ट में अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो इसको बोला जाएगा इसकी पावर नेगेटिव होगी। कोई पॉइंट अगर सर्कल पर है तो इसकी पावर जो है वो जीरो हो जाएगी, और कोई पॉइंट अगर सर्कल के बाहर है तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। बिल्कुल ऑब्वियस सा कंसेप्ट है। कोई पर्सन अगर उसको अगर आप कैप्चर कर लोगे, कैद कर दोगे, तो एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। अगर उस वो जस्ट क्रिटिकल कंडीशन में जेल को तोड़ने की, तो तकरीबन पावर उसमें आनी स्टार्ट होगी, और जैसे ही बाहर जाएगा पावर पॉजिटिव, है ना। बहुत इजी सा कंसेप्ट है। मगर ये पावर के रेस्पेक्ट में किसी बच्चे का मैसेज आया है, सर विद रेस्पेक्ट टू रेडियस ना, विद रेस्पेक्ट टू रेडियस नहीं, रेडियस के रेस्पेक्ट में कौन पावर देखता है? एंड द पावर ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंट कर्व पॉइंट लाइज इनसाइड कॉमा आउटसाइड एंड ऑन द कर्व। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, अगर हमारे पास लेट पॉइंट P x1 comma y1, then its power given by S1। ध्यान दीजिएगा, मैंने रूट नहीं लगाया है, S1, S1, और S1 आपका क्या होगा, वही x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c। अब मैं जीरो नहीं लिख रहा हूं इसको, क्योंकि ये पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉइंट आपका सर्कल के बाहर भी हो सकता है। अगर ये पॉइंट सर्कल के बाहर हो गया तो इसकी जो ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव आ जाएगा आपका। ये पॉइंट अगर सर्कल पर हो गया तो ये पॉइंट ऑब्वियसली अगर कर्व पे कोई भी पॉइंट लाई करता है तो सेटिस्फाइड करवाने पे जीरो ही आता है ना। तो ये कर्व पर आपका जीरो क्यों है, इसको तो समझने की कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। अंदर और बाहर के बीच में थोड़ा सा ये लग सकता है कि सर अंदर बाहर में नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आ रहा है एक्सप्रेशन, तो उसको अभी हम देखेंगे। और अगर अंदर है तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये होता है आपके पास द पावर ऑफ पॉइंट, ये है आपका। ठीक है ना, अब मैं लिख देता हूं द पावर ऑफ पॉइंट, द पावर ऑफ पॉइंट P x1 comma y1 will be, पावर ऑफ पॉइंट P x1 y1 क्या होती है ये, S1 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 will be
पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 with respect to with respect to point lies outside, मतलब आउटसाइड के लिए पॉजिटिव, इनसाइड एंड ऑन द कर्व। ठीक है ना। अब इस बात को देख लेते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है इसका। जैसे सपोज बेटा प्रूफ देख लेते हैं इसका, 2 लाइन का प्रूफ है, वैसे ही समझ में आ जाएगा, मामूली सी ज्योमेट्री लगती है। सपोज बेटा जैसे ये कोई पॉइंट है, ये सर्कल है आपका, ठीक है, ये सर्कल हो गया, ये पॉइंट पी है आपका बाहर, x1 कॉमा y1। तो सबसे पहले तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का एक एक्सप्रेशन डेराइव कर लेते हैं ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट आपकी कैसे, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आप जानते हैं दोनों सेम ही लेंथ की आती है, तो एक ही बनाऊंगा ताकि डायग्राम जो है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना कर जाए, इसलिए एक बनाया है। ठीक है, ये आपका ये सर्कल होगा सेंटर, ठीक है, और ये जो लाइन होगी ये रेडियस हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपका सेंटर है, ठीक है ना, ये आपका रेडियस है r, और ये l है जो आपको आइडेंटिफाई करनी है। सर्कल की इक्वेशन वही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएंगे आपके पास, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ठीक है, ये है आपके पास गिवन पॉइंट। तो ये आपके पास पीसी, ये सेंटर है, ये सी, पीसी, पीसी आपके पास कितना हो जाएगा, अंडर रूट, पीसी कितना हो जाएगा आपके पास में, x1 प्लस जी का स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का स्क्वायर। ये तो आर है ही सही, अगर इस पॉइंट को मैं टी नाम दे दूं तो मेरे पास पीटी कितना हो जाएगा, पीटी मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट जो हमको आइडेंटिफाई एक्चुअली करनी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कितना हो जाएगा, पीटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीटी, पीटी आपका इस केस में क्या है, वैसे बेस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस आर, तो कितना हो जाएगा, पीसी का स्क्वायर मतलब पीटी का ये स्क्वायर होगा, या फिर रूट ले लेते हैं चलो, क्योंकि रूट ही आता है, पीसी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और पीटी कितना, ये पीसी कितना है, ये अभी अभी हमने काउंट किया है, x1 प्लस जी का स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का स्क्वायर, आर की जगह क्या लिखें, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यही होती है रेडियस, आपको पता होगा, आर रेडियस ये होती है इस कर्व की, आर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका रूट होता है तो रूट नहीं लगा पा रहा हूँ इसलिए स्क्वायर यहाँ लगा देता हूँ, तो वही मैंने यहाँ पे रखा है आर। ये स्मॉल आर कैपिटल आर क्यों लिखा है सर, वहां तो स्मॉल आर है, ये लो कैपिटल ले लो। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, जैसे ही इसको सॉल्व करोगे देखिए आपके सामने क्या बचेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो बचेगा, x1 का स्क्वायर बचेगा, जी का स्क्वायर तो यहाँ से कैंसिल, y1 का स्क्वायर बचेगा, f का स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, और क्या बचेगा, 2gx प्लस 2fy बचेगा, और ये c बच जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 1 प्लस सी। आ गया रूट s1, बोलिए पीटी आ गया रूट s1 या नहीं आया, आ गया, बोलिए भाई आया नहीं आया, यस सर। चलिए पावर Yes, ऑफ, sir. पावर भी देख लेते हैं, पावर ऑफ पॉइंट। अरे बेटा पावर ऑफ पॉइंट का किसी बच्चे का मैसेज आया है, क्षितिज बड़ा जल्दी रिप्लाई किया भाई क्षितिज ने। चलिए पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट का भी एक बार एक्सप्रेशन देख लेते हैं, ये तो और ज्यादा बचकाना है, ये और सिंपल है, पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट। अरे एक बात बताओ, पावर ऑफ पॉइंट आपको ये बात अच्छे से पता है कि ये आपका एक्सप्रेशन है सर्कल की पोजीशन को लेकर के। अच्छा सर्कल ही गायब हो गया क्या, मैंने सर्कल ही उड़ा दिया गलती से, चलिए अभी आ जाएगा, थोड़ा भूतकाल में वापस जाना पड़ेगा, बस आ गया ना। चलिए पावर ऑफ पॉइंट,
पॉइंट। पावर ऑफ पॉइंट, देखिए पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है? पावर ऑफ पॉइंट के बारे में आप जानते हैं कि एक्सप्रेशन है सर्कल के बाहर या अंदर होने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, ये अगर आपके पास यहां पर है तो मैं ये बोल सकता हूं ना, अगर ये पॉइंट इफ पी x1 y1 लाइज आउटसाइड टू सर्कल, तो आप मुझे खुद बताओ क्या पीसी ग्रेटर देन 2d, या फिर जो डायमीटर है, या फिर पीसी जो है आपका जो है, आई एम सॉरी डायमीटर क्यों, रेडियस ही लो ना। पीसी आपका रेडियस से क्या बड़ा नहीं होगा क्या? आप खुद ही देख लो ना, यहां से ये पी है, ये सी है, ये ऑब्वियसली रेडियस से बड़ा होगा। इसका मतलब तो पीसी जो है, पीसी का जो स्क्वायर है वो भी रेडियस से बड़ा होगा। ये रेडियस लिखना चाहिए था, डायमीटर नहीं, वो भी रेडियस से बड़ा होगा। इसका मतलब तो पीसी का स्क्वायर क्या है आपके पास, x1 प्लस जी, इसका स्क्वायर प्लस y1 प्लस जी, इसका स्क्वायर, ये भी आपका आर स्क्वायर या फिर रेडियस से बड़ा होगा। इसका मतलब x1 प्लस जी का स्क्वायर, y1 प्लस जी का, x1 f होगा बेटा, ये y1 की जगह ना f होगा, y1 प्लस f का स्क्वायर, ये भी आर, ये माइनस आर स्क्वायर, ये भी आपका पॉजिटिव होगा। और ये एक्सप्रेशन आप देखो, यही सॉल्व किया है, बस यहाँ कैपिटल आर रखा है, यहाँ स्मॉल आर रख दिया है। आप कहोगे तो भैया फिर से कैपिटल आर रख देंगे, उससे फर्क तो पड़ना नहीं है कुछ, है ना। चलो कैपिटल आर रख दो सर, क्यों रिडंडेंसी क्रिएट करना, लो भाई कैपिटल आर रख देते हैं, फर्क तो पड़ना नहीं है उससे। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर, ठीक है, ये वही एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ इसका, ये S1 ही तो है आपका जो कि पॉजिटिव होगा आउटसाइड के लिए। बोलो भाई, क्या नहीं होगा? क्लियर है? यस होगा सर। बिल्कुल पॉजिटिव। होगा। आपके सामने आपके सामने तो प्रूफ किया है। सिमिलरली इफ द पॉइंट, इफ द पॉइंट लाइज इनसाइड टू सर्कल, अब अगर अंदर लाई कर जाएगा तो अगर थोड़ा रफ भी डायग्राम बनाओगे बेटा तो पी ए यहां आ जाएगा, ये सी यहां पर है, ये क्या होगा आप खुद बताओ। तो क्या होगा इस केस में, ये पीसी जो है भाई वो रेडियस से छोटा हो जाएगा, लेस देन आर। पीसी स्क्वायर आपका माइनस आर स्क्वायर, ये नेगेटिव हो जाएगा। और ये एक्सप्रेशन तो हर बार रूट S1 ही आना है भाई। ये हाँ, एक मिनट, बच्चे का मैसेज आया किसी का, यस S1 नेगेटिव हो जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन है, मैं फिर से वही करूंगा, पीसी x1 y1 निकालूंगा, आर की जगह ये वैल्यू रखूंगा, फिर से कैलकुलेट करूंगा, तो ये फिर से आपका जो S1 है, S1 ये फिर से नेगेटिव आ जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी। और फाइनली इफ पॉइंट लाइज ऑन सर्कल या ओवर द सर्कल, देन पीसी आपका इक्वल टू रेडियस हो जाएगा, या फिर पीसी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये फिर से आपका S1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हो गया आपका सबसे सिंपल प्रूफ है इस चीज का। यस, किसी बच्चे का मैसेज आया है, काई समझत नहीं। चलिए भाई, ऐसा आगे पीछे हो गया बट ठीक है, उस बच्ची को समझ में आया, दैट इज कंप्लीटली सेटिस्फाइंग टू मी। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन। देखिए अभी हम क्या था, अभी हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना देख लिया है, ठीक है ना। अब हमारे पास है सम इंपॉर्टेंट डिडक्शन। सम इंपॉर्टेंट डिडक्शन, तो देखिए क्या होता है, जैसे ये पूरा का पूरा ज्योमेट्री चलेगी आपकी, यहां से बात सुनना आप ध्यान से। देखो यहां से मैंने कोई पॉइंट पी लिया, x1 कॉमा y1, मेरी बात सुनना ध्यान से, क्योंकि ये डायग्राम ऐसे बनाना थोड़ा अलग है, इसलिए मैं इस डायग्राम को पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाद में इसका फेयर डायग्राम बाद में बनाएंगे। ये यहां से मैंने इसके ऊपर ये टेंजेंट डाल दी, ये टेंजेंट डाली, ये टेंजेंट ड्रॉ करी इसके ऊपर, ठीक है। और अगर ये टेंजेंट है तो बीच में इस लाइन को भी बनाया जाएगा, ये वाली लाइन इसके सेंटर तक, सपोज ये सेंटर है इसका, ये सेंटर ये होगा,
ये सेंटर हो गया। दूसरा, ये आपकी रेडियस हो जाएगी, सिमिलरली ये रेडियस हो जाएगी। अब बचपन में आपने ये चीज जरूर पढ़ी होगी कि ये अगर पॉइंट P है, ये अगर आपके पास T है और ये आपके पास R है, तो आपको ये जरूर पता होगा कि P T R, और ये अगर सेंटर इसको C बोल दें तो P T C R, ये जो क्वाड्रिलेटरल होता है ये साइक्लिक होता है। मतलब कौन साइक्लिक होता है? ये। और उस क्वाड्रिलेटरल का जो डायामीटर होता है वो ये PC ही होता है। अमूल्या, मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है ना, ये जो क्वाड्रिलेटरल आएगा, ये मतलब ये जो सर्कल आएगा, ये जो सर्कल यहां से जाएगा ना, ये इन चारों पॉइंट से ये एक सर्कल जाता है, ये इसको भी कंसीडर करता हुआ ये। अब ये सर्कल यहाँ क्या है ना, बनेगा नहीं। इसीलिए मैंने कहा था कि इसका फेयर डायग्राम बनाने का तरीका जो है वो अलग होता है। ये आपका एक सर्कल होगा, है ना। मतलब कहने की बात क्या हुई, सबसे पहली चीज कि ये P T C और R ये आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो ये आपका चारों पॉइंट आपके एक सर्कल के सरकमफेरेंस में होंगे, उसका डायामीटर ये PC होगा। ये मैंने कैसे डिसाइड कर दिया? कोई बच्चा बता सकता है? चलो ठीक है सर, आपकी बात मानी, कौन साइक्लिक होगा, पर डायामीटर PC है ऐसा क्यों? एक्चुअली अगर डायामीटर PC होने का अगर जवाब मिल गया ना, तो इस बात का भी जवाब मिल जाएगा कि कौन साइक्लिक होगा। सेमी सर्कल में एंगल 90 बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बेटा एंगल देखो 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है, इसका मतलब बात पक्की है कि ये पीसी को डायमीटर होना पड़ेगा आपका। दूसरा, ये एंगल 90 डिग्री का है। अब देखो ये मेरे पास जो क्वाड्रिलेटरल है PTCR, अपोजिट एंगल, ये एंगल ये वाला और ये वाला, इनका सम आपने 180 प्रूव कर दिया। इसका मतलब बात कंफर्म है कि इनका इनका भी सम आपका 180 जरूर होगा। तो क्योंकि अपोजिट एंगल का सम आपने 180 प्रूव कर दिया, तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि ये आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, आपका PTCR, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर है, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट जो आपके पास एंगल है, सॉरी वर्टिकली अपोजिट नहीं, ये दोनों अपोजिट जो एंगल है, इनका सम आपका 180 होगा। अब इनका 180 हो गया तो इन दोनों को 180 होना पड़ेगा, तो इसके जो अपोजिट एंगल है उनका सम 180 है। अपोजिट एंगल के सम 180 होने से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ये आपके साइक्लिंग होगा, ये सर्कल जो ये आपका क्वाड्रिलेटरल कौन साइक्लिक होगा। और क्योंकि आपका ये एंगल 90 है और ये भी एंगल 90 है, तो ऑब्वियसली इस सर्कल का डायमीटर पीसी को होना पड़ेगा। एक्चुअली बचपन में जब इस बात को प्रूव किया जाता है ना कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसको प्रूव करने का तरीका ही यही होता है कि हम क्या बोलते हैं ना कि ये आपका जो, तो कैसे प्रूव किया जाता है ना उस चीज को कि ये लेंथ आपको पता पता पड़ जाती है, ये वाली लेंथ, और ये जो पॉइंट होता है ये वाली लेंथ आपको पता होती है, तो ये वाली लेंथ निकल के आ जाती है, तो ये राइट एंगल बना दिया जाता है आप यहाँ पर आपका। तो राइट एंगल बना दिया जाता है तो ये एंगल 90 डिग्री ऑब्वियसली होगा। उसके बाद क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये जो सर्कल होगा ये आपका इस वाले क्वाड्रिलेटर को PTCR को कौन साइक्लिक बना देगा, और ये जो डायमीटर है ये इसके ऊपर ये जो दोनों एंगल है वो 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब देखो यहां पर आपके पास में चीज क्या क्या पूछी जाती है। एक चीज जो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर मतलब जिसके ऊपर जेई में क्वेश्चन बनता है, वो ये पूछता है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट, ये हम इसको थीटा मान लेते हैं दोनों को। थीटा क्यों माना जाता है ना, ताकि जो कैलकुलेशन होती है ना, अगर इस पूरे को थीटा ले लोगे तो फिर थीटा बाई टू आ जाएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, ऊपर के इस ट्राइंगल को सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर का ये ट्राइंगल में ज्योमेट्री लगा के थीटा निकाल देते हैं। तो अगर पूरे को थीटा मानते तो फिर ये थीटा बाई टू आ जाता है, तो उसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा टफ जाता है थीटा बाई टू। उसको पूरा थीटा मान लेंगे ना तो फिर वो थीटा थीटा चलता है। तो ये पूरा एंगल हम 2 थीटा मान के चलते हैं, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। ऑब्वियसली दोनों के जो ये दोनों जो आपके पास ट्राइंगल बन रहे हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है दोनों, क्योंकि ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये तो कॉमन है ही सही, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं। तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें पूछी जाती है ना, दो चीजें यहाँ पर पूछी जाती है। एक तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ऊपर भी और ये, इसका एरिया पूछ लेगा। यहाँ पर इसमें आपका ये एंगल बिटवीन द टेंजेंट, ये तो जरूर मतलब जेई के सिलेबस में ये तो मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से मेंस स्टैंडर्ड का। तो तीसरा एक ये भी पूछ लिया जाता है कि ये आपके पास ये जो दोनों टेंजेंसी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, इसको आगे जाकर के एक अलग नाम दिया जाता है। ये जो बना दिया जाता है
इसके बाद भी फिर एक ट्रायंगल ये बन गया, ये बन गया और ये भी बन गया, इनके बारे में एरिया पूछ लिया जाता है। तो ये इतनी सारी चीजें पूछी जाती है। तो अब इसका मैं फेयर डायग्राम बनाता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है ना, सम इंपॉर्टेंट डिडक्शन को लेकर के इसका फेयर डायग्राम हम बनाते हैं आपके सामने, ठीक है। चलिए